So well, in this video we are going to attempt the multiple choice questions of the second kind from the exemplar problem NCERT. So I hope that you will enjoy this part of the problems. Okay, हम शुरू करते हैं MCQ of the second kind. सवाल हमारा कुछ इस तरीके का है कि आपको पूछा गया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ए सेमीकंडक्टर, जब आप सेमीकंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होने वाला है। तो पहला ऑप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड। तो ये सही है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो ये बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड। तो फील्ड जब आप लगाते हैं उससे जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में ही जाते हैं लोअर एनर्जी लेवल से, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। होल्स इन द बैलेंस बैंड मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, ये बात सही है। यहाँ देखिए, बैलेंस बैंड में जो होल्स होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और जहाँ उनको वेयर दे विल हैव मोर एनर्जी, जहाँ उनको ज़्यादा एनर्जी मिलता है, राइट। सो एंड होल इन द बैलेंस बैंड मूव फ्रॉम द लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी लेवल, ये स्टेटमेंट गलत है। सो दिस हैज़ द राइट ऑप्शंस, आई मीन ऑप्शन नंबर ए and the option number C. So A and C are the correct answer for this question. Now we'll move ahead for the another problem, that is 14.10. तो सवाल आपका कुछ इस तरीके का है कि कंसीडर करिए कि एक आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है जी, और उसमें बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है। तो आप यहाँ देखें, हमने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है, नहीं तो वीडियो लंबा बन जाता है। सो इसमें विद द बेस एमिटर जंक्शन जो वो फॉरवर्ड बायस है और जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। यहाँ आप देख लीजिए, ये एमिटर वाला पार्ट हो गया, ये बेस वाला पार्ट हो गया और ये कलेक्टर वाला पार्ट हो गया। तो ये जो आपका एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, यहाँ देख लीजिए। और जो आपका कलेक्टर और बेस वाला पार्ट है ये रिवर्स बायस है। तो अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इससे रिलेटेड जो है वो सही होगी। आप देखें कि जो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक्सेस ऑफ होल्स होते हैं। अब जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, फॉरवर्ड बायस बनाने में क्या करते हैं आप एन को नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं और पी को पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन दे विल मूव टूवर्ड द बेस, ये बेस की ओर जाते हैं और बेस में इनका रिकम्बिनेशन होता है, ये होल्स के साथ मिल जाते हैं। और क्योंकि इसकी जो डॉपिंग कम होती है, आपको पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कि जो बेस है वो पतला होता है और लाइटली डॉप्ड होता है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस रीजन में कंबाइन कर जाते हैं होल्स के साथ और बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर रीजन में चले जाते हैं। तो पहली ऑप्शन तो ये रही कि इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस ओवर फ्रॉम द एमिटर टू कलेक्टर, ये बात सही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिटर से बेस में जाते हैं और बेस से कलेक्टर में चले जाते हैं। और होल्स मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। होल जो हैं वो बेस से कलेक्टर में नहीं जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस, तो इलेक्ट्रॉन एमिटर से बेस तक जाते हैं, ये ऑप्शन भी हमारी करेक्ट है, राइट। सो इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपकी ऑप्शन नंबर ये भी सही हुई और ये भी सही हुई। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द एमिटर, बेस में गए बगैर वो कलेक्टर में चले जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है। तो हम यहाँ राइट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं कि 14.10 का ए ऑप्शन करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14.11। आपके पास है फिगर नंबर 14.7, ये रही फिगर नंबर 14.7। इसमें बताया गया है कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको जानना है कि ये ग्राफ होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में ऑफ द बेस बायस्ड कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से जो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हम यदि इस ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि थोड़ा पढ़ लें तो बड़ा अच्छा होगा। यदि इनपुट वोल्टेज जो है वो 0.6 वोल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए हो तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो काम नहीं करता, वो कट ऑफ रीजन में होता है।
और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के केस में यदि आपकी इनपुट वोल्टेज जो है 0.6 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट तक यदि हो जाती है तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में काम करेगा। और एक्टिव रीजन में जब आपका ट्रांजिस्टर होता है तो एक्टिवली वो काम करता है, मीन्स वो एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, राइट। सो और यदि आप 2 वोल्ट से ज़्यादा इसको आगे ले जाते हैं इनपुट वोल्टेज को तो वो सैचुरेशन रीजन में काम करता है। तो आपको ये समझना है कि जब कट ऑफ रीजन में ये काम करता है तो आपका जो ट्रांजिस्टर होता है स्विच्ड ऑफ होता है, इट एक्ट्स एज ए स्विच। जब वो एक्टिव रीजन की इस वोल्टेज की रेंज में 0.6 टू 2 वोल्ट के बीच में होगा तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, वो एक्टिव होगा। और जब वो 2 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट हो जाएगी तो वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और वो स्विच डाउन स्टेट में चला जाएगा। ओके, अब आप यहाँ देखिए कि कौन कौन सी ऑप्शन जो है सही हो सकती है। पहले कहा गया कि जब इनपुट है वो 0.4 वोल्ट होगी ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में। आप देखिए ज़रा, ये रीजन में एक्टिव स्टेट में नहीं है तो पहली ऑप्शन तो गलत है। एट बी आई इज इक्वल टू 1 वोल्ट, यदि 1 वोल्ट होगा इट कैन बी यूज एज एम्पलीफायर। अब देखिए 1 वोल्ट जो है ना 0.6 से आगे है, कुछ यहाँ जैसे होगी, तो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में होगा। यदि एक्टिव रीजन में होगा तो वो एम्पलीफिकेशन का काम तो करेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। और एट इनपुट वोल्टेज 0.5 वोल्ट, यदि 0.5 कुछ यहाँ जैसे होगी, इट कैन बी यूज एज ए स्विच्ड टर्न ऑफ। तो ये देखिए ये स्विच्ड ऑफ स्टेट में ही रहेगा क्योंकि ये कट ऑफ रीजन में होगा इस टाइम जो आपका ट्रांजिस्टर है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आप डी की ओर चलें, जब आपकी इनपुट वोल्टेज 2.5 वोल्ट है, ज़रा यहाँ देखें 2.5 वोल्ट में वो कहाँ होगा, आपका ट्रांजिस्टर जो होगा वो सैचुरेशन रीजन में होगा। इट कैन बी यूज्ड एज ए स्विच एंड इन ए टर्न्ड ऑन स्टेट, ये टर्न्ड ऑन स्टेट में चला जाएगा। सो ये एक ऐसा सवाल रहा जिसकी 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं 14.11 में। बी, सी एंड डी, ऑल दिस 3 आर करेक्ट ऑप्शंस। ओके, अब हम चलते हैं हम आगे, हमारे पास है 14.12 नाउ, जो आपका क्वेश्चन है आगे। इस सवाल में दिया गया है कि आपके पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और उसमें जो कलेक्टर करंट है वो है, हम यहाँ लिख देते हैं, जो कलेक्टर करंट है वो है 10 मिली एम्पियर। ओके, और यदि 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल रीच द कलेक्टर, तो 95% मतलब क्या हुआ, आई ई का 95% ना, तो आपके पास आई 95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ लिख दें 95/100 इंटू आई ई। यदि एमिटर करंट का 95% यदि जाए तो वो कलेक्टर में जाता है, तो वो कलेक्टर करंट के बराबर हो गया ना, 10 मिली एम्पियर के बराबर हो गया। अब यहाँ से निकालिए, आपके पास एमिटर करंट कितना हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 मिली एम्पियर इंटू 100 डिवाइड बाई 95। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करें आप तो आपके पास आ जाएगा 10.53 मिली एम्पियर। तो आपका एमिटर करंट कितना आ गया, 10.53 मिली एम्पियर। तो आप जानते हो किरचॉफ जंक्शन रूल से आई ई जो है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है। तो आई सी हमारे पास ऑलरेडी दिया है 10 मिली एम्पियर है, आई ई हमने निकाल दिया 10.53 मिली एम्पियर है, तो बेस करंट निकाल लीजिए आप यहाँ से। तो जो बेस करंट होगा वो होगा आई ई माइनस आई सी। तो आई ई होगा 10.53 माइनस आई सी जो होगा वो होगा 10 मिली एम्पियर, तो इसको आप घटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 0.53 मिली एम्पियर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देख लीजिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया। एमिटर करंट 8 मिली एम्पियर है, सवाल गलत, आंसर गलत है। एमिटर करंट 10.53 मिली एम्पियर है, ऑप्शन सही है। बेस करंट जो है 0.53 मिली एम्पियर है, ये देखिए आप, ये ऑप्शन भी सही है। बेस करंट 2 मिली एम्पियर है, ये ऑप्शन गलत है। तो 14.12 की 2 ऑप्शन सही है, बी और सी। आई मीन इट इज़ सो गुड, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे चलें, हमारे पास सवाल है 14.13। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डिप्लीशन रीजन ऑफ द डायोड, आपके पास डायोड का डिप्लीशन रीजन है, आपको बताना है कि इस डिप्लीशन रीजन में आखिर क्या घटता है। तो इसमें है कि देर अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन, आपको सीधा ही याद रखना है कि देर आर नो मोबाइल चार्जेस, इसमें चार्जेस जो है वो मूव नहीं करते, मोबाइल नहीं होते, ये ऑप्शन सही है। और इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, इसमें इक्वल नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, ये बात भी सही है। एंड मेकिंग द रीजन न्यूट्रल, ये जो रीजन है वो न्यूट्रल रहता है। ओके, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट।
रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ टेकन प्लेस। सो ये जो ऑप्शन है ये कुछ ठीक नहीं है। एंड इमोबाइल चार्ज्ड आयंस डू एग्जिस्ट ओवर हेयर, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो आपको ये जो पीएन जंक्शन वाला रीजन है वहाँ एनसीईआरटी ने ये टेक्स्ट में बहुत अच्छा पढ़ाया है कि ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो कैसे करेक्ट होगी। ओके, सो वी आर हेयर विद द आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट? So now we will move for another question, that is figure number 14.14. तो इसको करने से पहले हमने इसका जो डायग्राम है वो, ताकि वीडियो लंबा ना बने, ये पहले ही बना रखा है। तो पर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है और उसमें टेक्स्ट जो है वो अच्छे तरीके से वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो में। सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द रेगुलेशन एक्शंस ऑफ द जीनर डायोड। तो जीनर डायोड जब एज ए रेगुलेटर काम करता है तो उसमें क्या होता है ये हमें बताना है। करंट इन एंड द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड रिमेन फिक्स, ऐसा नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस चेंज, ये आपने पढ़ा है कि सीरीज रेजिस्टेंस में करंट चेंज होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। और जीनर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये जो जीनर रेजिस्टेंस है कांस्टेंट होता है, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द जीनर डायोड चेंजेस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। So we can say that option number B and option number D, both of these are correct. And now we will go for problem number 14.15. यदि आपको रिपल घटाना है, मतलब जो परटर्वेशंस है सिग्नल में उसको आपने कम करना है, टू रिड्यूस द रिपल्स इन द रेक्टिफायर सर्किट विद कैपेसिटर फिल्टर, ओके, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसका मैंने हल्का सा मैथमेटिक्स आपको समझाने के लिए पहले ही लिख रखा है। तो रिपल फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ओके, दिस इज द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज टू द this is defined as the root mean square value of the ripple voltage to the absolute value of the DC component of the output voltage। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डीसी आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी। इसको आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, इसका हल्का सा मैथमेटिक्स करें, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 1/4√3 एंड दिस इज FCRL। सो F इज द फ्रीक्वेंसी, C इज द कैपेसिटेंस एंड RL इज द लोड रेजिस्टेंस। तो अब देखिए आपका जो रिपल फैक्टर है ना, उसकी वेरिएशंस कैसी होती हैं, न्यूमेरेटर तो कांस्टेंट है, अब डिनोमिनेटर यदि ज़्यादा आएगा तो रिपल फैक्टर घट जाएगा। इसका मतलब साफ साफ क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, और जो लोड रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। RL शुड इंक्रीज, ओके, लोड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड डिक्रीज, ये फ्रीक्वेंसी है डिनोमिनेटर में, यदि ये डिक्रीज हो जाएगी तो रिपल फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड इंक्रीज, ये देखिए आप, ये जो फ्रीक्वेंसी है आप फार्मूले को देखिए, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा आपका रिपल फैक्टर उतना घट जाएगा, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़नी चाहिए, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। कैपेसिटर विद हाई कैपेसिटेंस शुड बी यूज्ड, आपको जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा यूज़ करनी है, जिस कैपेसिटर को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन शायद सही रहेंगी कि RL शुड बी इंक्रीज, A इज़ करेक्ट, एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज, C इज़ करेक्ट, एंड कैपेसिटर विद हाई कैपेसिटेंस शुड बी यूज्ड, D इज़ ऑल्सो करेक्ट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो नाउ वी विल मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई वीडियो ऑफ multiple choice questions with more than one option is correct। So ये सवाल हमारे पास है कि द ब्रेक डाउन रीजन इन द ब्रेक डाउन क्यों होता है, रिवर्स बायस में जो ब्रेक डाउन होता है उसके कारण क्या होते हैं। तो ये भी आपको ब्रेक डाउन का यदि अच्छा ज्ञान आप रखते हैं तो आपको ये चीज़ें सब ध्यान में आ जाएंगी कि ये लार्ज वेलोसिटीज, नंबर 1 लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देखिए यदि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ओके, तो वो होता क्या है, तो जब रिवर्स बायसिंग में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी यदि ज़्यादा होती है और उनके जो डोपिंग कंसंट्रेशन स्मॉल है, तो बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर
carriers will be accelerated due to reverse biasing. रिवर्स बायसिंग की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी जैसे आयनाइजेशन होती है, तो वेलोसिटी बढ़ने के बाद क्या होता है, दे विल स्ट्राइक द एटम, और एज ए रिजल्ट क्या करते हैं वो, दे विल प्रोड्यूस द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एंड मच मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं, चार्ज कैरियर्स ज़्यादा पैदा करते हैं. तो ये जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है. ओके. और दूसरा है लार्ज वेलोसिटी, तो ये तो अपने आप इसका उल्टा गलत हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन इफ द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज स्मॉल, तो ये भी गलत है. और जो ऑप्शन डी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए डिप्लीशन रीजन में, और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए. इसमें दो ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं. तो बाद जब अब इसका हम रीज़न आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. यदि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है देन देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन द डिप्लीशन रीजन. यदि डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन में लार्ज नंबर ऑफ आयंस बनेंगे एंड विच विल गिव राइज टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. So in question number 14.16, option A and D both are correct. So with this, I'm going to close this part of the video. Thank you.